को हेडिंग रखी गई थी, उसके बाद जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन की हेडिंग थी। बट हमने जैसे एनटीपी के हवाले से पहले सेलुलर रेस्पिरेशन कल तक हमने पढ़ा था। आज जैसे हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस भी रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें भी जैसे एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस है। एनर्जी कन्वर्टिंग क्या? सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, देन वो केमिकल एनर्जी जो है फूड एनर्जी बनाने में इस्तेमाल होती है। जैसे ओवरऑल जैसे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखें, और पहली बात ये कि जैसे एंटीटेस्ट के हवाले से जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फोकस्ड पढ़ेंगे। फोकस्ड की मीनिंग ये होती है कि जैसे टेक्स्ट बुक की जो पॉइंट्स हैं या प्रोसेस में बताई गई है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, फोकस्ड स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक थोड़ा ओवरव्यू होना चाहिए कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। उसके बाद जैसे हमारे जो सिलेबस में जो पॉइंट्स रखी गई है उस हवाले से आप देखेंगे कि रोल ऑफ वाटर क्या है, रोल ऑफ लाइट क्या है। इसी तरह से अगर आप देखें रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये सारे रिएक्टेंट्स बन जाते हैं, पिगमेंट्स हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स बनती है यकीनन जैसे ग्लूकोज प्रोडक्ट है, वाटर मालिक्यूल ग्लूकोज प्रोडक्ट है, और ऑक्सीजन जिससे हम देखेंगे बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है। तो हर एक चीज को हम अलग अलग जैसे डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले एक जनरल डायग्राम है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस या अमल क्या होता है, और इसमें कौन कौन से जैसे फिनोमेना आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे बायो एनर्जेटिक्स ही है, ये प्रोसेस ऑल द प्रोसेस आर बायो एनर्जेटिक्स। ये हेडिंग जो इनकी होगी हम इन्हें कहेंगे कि ये बायो एनर्जेटिक्स ही है। तो बायो एनर्जेटिक्स के अंदर अगर आप देखें बायो एनर्जेटिक्स सबसे पहले सोलर एनर्जी, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। सनलाइट है तो आपको पता है कि सनलाइट से ये जो सोलर एनर्जी आती है, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स सिर्फ ग्रीन प्लांट्स जैसे हमारे नेचर के अंदर और भी जैसे ग्रीन अलजी भी है, साइनोबैक्टीरिया है, उनमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो हम मेनली जो फोकस यानी हमारा जो है वो ग्रीन प्लांट्स जो दे ट्रैप सनलाइट। उनमें क्यों ग्रीन प्लांट, वाई? बिकॉज उनके यहाँ स्पेशल इन लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं, लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पिगमेंट मॉलिक्यूल। लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पिगमेंट मॉलिक्यूल। और लाइट आपको पता है कि जैसे लाइट की डिफरेंट वेव लेंथ्स होती है, डिफरेंट जैसे एक स्पेक्ट्रम है उसके अंदर, जैसे देखेंगे आप गामा रेज हैं या जिस तरह से गामा रेज हैं, और इसी तरह से अल्ट्रा वायोलेट भी है। और जैसे गामा रेस, अल्ट्रा वायोलेट रेड, इंफ्रारेड रेडिएशन, इन दोनों के बीच में जैसे अल्ट्रा वायोलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन के बीच में एक विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, जिस हर एक स्पेक्ट्रम के हवाले से यकीनन आपने जैसे फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, उनकी अलग वेव लेंथ है। और वेव्स की या वेव्स जैसे लाइट है या आप जैसे कहते हैं पार्टिकल वगैरह फिजिक्स में पढ़ा होगा, बट जिसकी जितनी स्मॉलर वेव लेंथ है उसमें ज्यादा एनर्जी होती है, लार्जर वेव लेंथ है उसमें जैसे कम एनर्जी होती है। तो ये चीजें आपने जैसे पढ़ी होंगी फिजिक्स के अंदर, तो वही सेम है। स्पेक्ट्रम लाइट का, विजिबल लाइट का जो 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम है, VIBGYOR, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इनकी अलग अलग वेवलेंथ है। तो ये अलग अलग वेवलेंथ है, तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए ग्रीन प्लांट्स के अंदर अलग अलग पिगमेंट्स हैं, जैसे क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, कैरोटीनॉइड्स भी हैं। तो ये पिगमेंट्स जो है कहाँ लोकेटेड है, वेयर दीज पिगमेंट्स आर लोकेटेड, जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की भी स्ट्रक्चर आपके जहन में होनी चाहिए। तो आखिरकार क्लोरोप्लास्ट में ऐसी कौन सी जगह या प्लेस है जहाँ पे ये पिगमेंट्स मौजूद हैं? तो आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट ओवरऑल ये जो हमारे यहाँ जैसे ओवरऑल तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिया गया है, जिसके अंदर स्पेशली जैसे आपको ये फोटो सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह हेडिंग नजर आ रही है, ये थाइलेक्वाइड्स होते हैं। थाइलेक्वाइड जो है क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर ऐसे सैक्स हैं, बैग्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, और उनकी मेम्ब्रेन के अंदर किसके, थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन प्लस पिगमेंट मौजूद होती हैं, जो इस लाइट को जैसे एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ जैसे फिजिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंगली जैसे आपने पढ़ा होगा, जब भी लाइट या तो एब्जॉर्ब होती है या रिफ्लेक्ट होती है या ट्रांसमिट होती है, तो इसी तरह से ये जो डिफरेंट वेव लेंथ्स की जो लाइट होती है वो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स जैसे मॉलिक्यूल जिसे हम पिगमेंट कहते हैं, वेरियस टाइप की पिगमेंट्स मौजूद है। यकीनन जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इन पिगमेंट मॉलिक्यूल में से जैसे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे,
इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में जाएंगे। जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन देखा, बिल्कुल इसी तरह से थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी होगा और फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होगा इस तरह से। और देन एक हाई एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल जैसे NADPH मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे NADPH मॉलिक्यूल बनेगा तो वो डार्क रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए यूज होता है। साथ साथ में इसी लाइट एनर्जी की वजह से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होती है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की मीनिंग होती है वाटर की स्प्लिटिंग भी होती है, जिसमें वाटर जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक होगा। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट थोड़ा आपने पढ़ा हुआ है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा ओवरव्यू करके देन हर स्टेप को हम पढ़ेंगे। देन वाटर की जब स्प्लिटिंग होती है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती है। तो इसी तरह जो प्रोटॉन ग्रेडियंट थाइलेक्वाइड में ज्यादा हो जाते हैं। देन जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से याद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, वहां से निकल के मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आ रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, ल्यूमन ऑफ थाइलेक्वाइड में प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा होंगे और कहाँ जाएंगे, यकीनन ल्यूमन से निकल के थाइलेक्वाइड से स्ट्रोमा की तरफ जाएंगे। तो उस स्ट्रोमा में जाते वक्त वही सेम प्रोसेस कीमियो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा और उसके रिजल्ट में जैसे यकीनन जो एटीपी मॉलिक्यूल भी बनेंगे, यानी लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी मॉलिक्यूल भी बनेंगे, NADPH भी बनेगा। और यहाँ पे लाइट रिएक्शन के अंदर जैसे ऑक्सीजन भी रिलीज होगी एज ए बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन रिलीज कहाँ से होती है, वाटर से होती है। तो ये सारा जो रिएक्शन वाइज से हम कहेंगे लाइट रिएक्शन। और देन जो एटीपी और NADPH बनेंगे, ये डार्क रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए, जैसे डार्क रिएक्शन जैसे कैल्विन साइकिल कहते हैं, जिसकी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम जनरली कहते हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो ये रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट जो है उसमें ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो डार्क रिएक्शन में जैसे इसका इनपुट होगा कैल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए एटीपी और NADPH ये यूज होंगे और उसके बदले में जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। तो आपको पता है कि एटीपी एनर्जी रिलीज होगी तो ATP प्लस पी, और NADPH जो है NADP प्लस H जो है। तो इस तरह से जो ये वापस दोबारा इनमें से ये साइकिल जो है हाई एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल का भी होता रहेगा और प्लस में जैसे क्या होगा कि कैल्विन साइकिल भी ड्राइव हो जाएगा। कैल्विन साइकिल ड्राइव होगा तो यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी बनेगा। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है जैसे फोटोसिंथेसिस का एक, जिसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, सिंपल वर्ड में हम उसे कहेंगे लाइट रिएक्शन, जिससे आल्सो कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट, यानी लाइट पे डिपेंड करता है तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी सनलाइट होगी तो केमिकल ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा जो रिएक्शन है जिसे हम कहेंगे लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट इंडिपेंडेंट की मीनिंग है लाइट का होना या ना होना जरूरी नहीं है, लाइट हो या ना हो ये केमिकल रिएक्शन ये जो है कैल्विन साइकिल होगा ही होगा। इस रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या कैल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए जस्ट ये चाहिए एटीपी और NADPH चाहिए। तो यानी इसमें लाइट फैक्टर का कोई रोल नहीं है, किरदार नहीं है, उनको जस्ट ये चाहिए कि एटीपी और NADPH चाहिए। बट ये एटीपी और NADPH कहाँ बनेंगे, ये बनेंगे ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन बनेंगे। तो ये एटीपी एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर द ड्राइविंग ऑफ द कैल्विन साइकिल, टू ड्राइव द केमिकल कैल्विन साइकिल। इस वजह से जो है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। तो जैसे आप देख पता है आपको, जैसे रिएक्टेंट में उसमें एक वाटर होता है, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर से ऑक्सीजन बनती है, वाटर से ऑक्सीजन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनती है। जैसे ये दोनों रिएक्टेंट है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे इक्वेशन तो अलग बात है बट हम जनरली रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इन जो थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में मौजूद है। जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं ना कि वाटर प्लस CO कार्बन डाइऑक्साइड, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। यहाँ पे जैसे यकीनन जैसे शुगर जो एज अ बाई प्रोडक्ट बनती है, ऑक्सीजन भी बनती है, ऑक्सीजन तो पहले ही वो बनी हुई है, शुगर ऑक्सीजन बनी है। तो यानी बात ये हो रही है कि यानी ये रिएक्टेंट है और ये जो मेन प्रोडक्ट्स हैं। तो इसी तरह से ये जो डायग्राम है इसमें आप जैसे देखेंगे ये वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्टेंट्स है, इनपुट होती है इनकी। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में एक ऑक्सीजन है, दूसरी ग्लूकोज है।
और ओवरऑल जैसे ये प्रोसेस कहाँ होता है, ओवरऑल ये जैसे आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल है। और क्लोरोप्लास्ट की जैसे डायग्राम यकीनन आप स्टूडेंट्स को याद होगी, जैसे क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम को समझना भी जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम क्लोरोप्लास्ट की तरफ आए कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सेम, जैसे आपको पता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन की मीनिंग होती है टू मेम्ब्रेन से, बट आपने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में देखा कि उसकी आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ थी बट इनर, ये थे उन्होंने साईं ममताज से हिंद ले लगा सर, मुझे भी खबर सर ममताज थी हिंद का मत है। वॉइस में अगर इश्यू आई थिंक तो नहीं है, बाकी स्टूडेंट को तो नहीं है। तो ये दो स्टूडेंट ने शायद, अब वो अपने सिस्टम में चेक करें, यहाँ से ओके है, वॉइस इज ओके, कोई इशू नहीं है हमारी तरफ से। तो आप अपने जैसे जो भी डिवाइस है उसको चेक करें या इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें। तो हम पढ़ रहे थे, बात हो रही थी माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है वो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एज वेल एज जो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपने जैसे देखा कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है बट आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है। बट यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर बोथ मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ, दोनों मेम्ब्रेन जो है स्मूथ है। आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे वो भी स्मूथ है, एज वेल एज जो इनर मेम्ब्रेन होगी, बोथ मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ है, दोनों मेम्ब्रेन जो है स्मूथ है। टू मेम्ब्रेन्स हैं वो दोनों स्मूथ हैं, उसमें कोई भी फोल्डिंग वगैरह नहीं है, दो स्मूथ मेम्ब्रेन है। एक को हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे और दूसरी होगी यकीनन उसे हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे कोई जैसे डबल मेम्ब्रेन हेडिंग है, डबल मेम्ब्रेन है, और इस तरह से एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी है इनर मेम्ब्रेन, ये इन चीजों से आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है। उसके बाद जैसे आप देखेंगे एक फ्लूइड एनवायरनमेंट है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स था और यहाँ पे जैसे स्ट्रोमा होता है, जैसे फ्लूइड एनवायरनमेंट है जैसे इससे हम कहेंगे स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर जो है कैल्विन साइकिल होता है, स्ट्रोमा के अंदर कैल्विन साइकिल होता है। ये सारे क्वेश्चन है, टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। स्ट्रोमा के अंदर कैल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन होता है। बाकी आप जैसे देखेंगे ये जो ढेर है, सैक हीप्स बने हुए में मेम्ब्रेन के, लाइक द क्वाइन, सिक्के जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर जैसे हम रखे हैं ढेर बन जाते हैं, इसी तरह से एक सिंगल जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहेंगे थाइलिक्वाइड कहेंगे, और इस पूरे ढेर को हम कहेंगे ग्रेनम कहेंगे। सिंगल मेम्ब्रेन को हम कहेंगे थाइलिक्वाइड कहेंगे, ऐसी सैक या बैग होगी, सैक या बैग को हम कहेंगे ये जो थाइलिक्वाइड है, सिंगल वन इज द थाइलिक्वाइड, मेम्ब्रेन नहीं बट ये सैक थाइलिक्वाइड, मेम्ब्रेन बाउंड सैक इसका थाइलिक्वाइड, और पूरे ढेर को हीप को हम ग्रेनम कहेंगे। ग्रेनम सिंगुलर है और ग्रेना जो प्लूरल होता है, GRANA, ग्रेना प्लूरल है, ग्रेनम सिंगुलर होता है। ठीक है, तो एक जैसे सिक्के की एग्जांपल लें, एक सिक्का जो है जस्ट वो थाइलिक्वाइड है और इनकी ढेर को जैसे हम कहेंगे ग्रेनम, ग्रेनम सिंगुलर, ग्रेना प्लूरल होता है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर लोअर क्लास में यकीनन चैप्टर 4 के अंदर ऐसी चीजें आपने पढ़ी होंगी, चैप्टर 4 के अंदर, चैप्टर 4 के अंदर यकीनन आपने जैसे पढ़ा होगा कि जैसे एक सिंगल जो है सैक और बैग जैसे होती है उसे हम कहेंगे थाइलिक्वाइड, और पूरे इस ढेर को हम कहेंगे, पूरी ढेर को हम कहेंगे ग्रेनम कहेंगे, प्लूरल होता है, ग्रेना होता है। लाइट रिएक्शन जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ग्रेनम में होता है। जैसे यहाँ पे हम नोट करेंगे लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन जो ग्रेनम में होता है, और जैसे डार्क रिएक्शन जो स्ट्रोमा में होता है, कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो ये जस्ट क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हुई। अब हम आते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट में आपने जैसे देखा कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, और हर एक स्ट्रक्चर के हवाले से उसमें यानी कौन सा जैसे प्रोसेस होता है वो आप चीज आपने जैसे स्टूडेंट ने नोट की। दोबारा से देखते हैं इस इंट्रोडक्शन में कि वापस आते हैं कि जैसे ओवरऑल जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के हवाले से, तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है, वाटर की स्प्लिटिंग होगी उसमें ऑक्सीजन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी, आगे जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा।
लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, जैसे लाइट रिएक्शन अभी हमने जैसे नोट किया गिरेनम में, पूरे ढेर को हम कहेंगे गिरेनम, ये पूरा जो ढेर ऐसे ऐसे सिकुंज जैसा, इसे हम कहेंगे गिरेनम कहेंगे। और ये डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये स्ट्रोमा में हो रहा है, ये डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहा है। एक सिंगल जैसे एक जैसे उसे मेम्ब्रेन बाउंड जो सै का बैग, उसे थाइलेक्वाइड हमने कहा है, और इसकी जिस तरह से पूरे ढेर को हम कहेंगे गिरेनम। तो लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन गिरेनम में हुआ। और जैसे कैल्विन साइकिल, वो कहाँ पे हुआ, कैल्विन साइकिल स्ट्रोमा में हुआ। कैल्विन साइकिल की जैसे उसमें अल्टीमेटली क्या बनेगा, कैल्विन साइकिल से ग्लूकोज बनेगी। रिएक्टेंट या रॉ मटेरियल किससे, रिएक्टेंट या रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कहाँ से बनती है, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बनेगी। ये कौन से रिएक्शन में होगी, लाइट रिएक्शन में होगी या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। कहाँ पे होता है ये रिएक्शन, जो है ग्रेनम में होता है। ग्रेनम क्या है, थाइलेक्वाइड का हीप ढेर, या ये इस तरह से है। तो ये जितने भी अभी हमने जैसे बातें की हैं, ये सारे जो है टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सारे टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने 4-5 मरतबा यहाँ पे ड्रिल की है, रिपीट किया है, ये सारे क्वेश्चन है, इतनी टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ये ऐसी डायग्राम में मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ, ऐसी डायग्राम में जिसमें मेनी टाइम ये इसमें क्वेश्चन आते हैं, मेनी क्वेश्चन भी इसी डायग्राम से आए हैं प्रीवियस टेस्ट में। तो इस डायग्राम को आप जहन में रखेंगे तो यकीनन आपको एक आसानी पैदा होगी फोटोसिंथेसिस समझने के लिए। तो इसी वजह से हमने सबसे पहले इसी डायग्राम से स्टार्ट लिया है कि ये नहीं, फोटोसिंथेसिस का अमल क्या है, क्या बनता है, कहाँ होता है, कौन सी स्ट्रक्चर होती है, क्लोरोप्लास्ट क्या है। तो ये सारी चीजें अभी हमने नोट की है। अब हम आते हैं जैसे इक्वेशन की तरफ, या फोटोसिंथेसिस भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन की मीनिंग है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स लफ्ज की मीनिंग होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जैसे आपने सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में भी पढ़ा था कि ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, एज वेल एज फोटोसिंथेसिस भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। जैसे एक रिएक्टेंट्स हैं और दूसरे हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O, जैसे आपके पास इक्वेशन भी होगी, हम पढ़ते हैं। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट जैसे ये ग्लूकोज है, वाटर मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन है। और मोर ओवर इसमें ये डिटेल में ये बताया गया है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका कार्बन जो है ग्लूकोज का पार्ट बनता है, ऑक्सीजन ये पार्ट है, ये भी ग्लूकोज का पार्ट बनता है, और ये H आयन ऑफ वाटर है, ये भी ग्लूकोज बनाने में काम आते हैं। वाटर की स्प्लिटिंग होती है, तो आपको पता है कि वाटर स्प्लिट जैसे स्प्लिटिंग होती है, उसमें से जैसे हम कहते हैं कि ऑक्सीजन बनती है, वाटर के स्प्लिट होने से ही ये ऑक्सीजन बनी है। 6CO2 ये वाटर मॉलिक्यूल से ही बनेंगे। इसी तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल बनता है उसके लिए H आयंस जो है वाटर से आते हैं, O जो है ये CO2 वाली आती है। तो इस तरह से ये आप जहन में रखेंगे कि रिएक्टेंट कौन सी है, उसमें प्रोडक्ट कौन सी है, हर एक प्रोडक्ट कहाँ से बनती है, उसके लिए ये जो बेसिक जो एलिमेंट्स हैं ये कहाँ कहाँ से आए हैं। तो ओवरऑल जो है ये हम इसी तरह से नोट करेंगे। आपके पास यकीनन ऐसे कुछ डायग्राम्स होंगी आपके पास पहले भी। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन की मीनिंग है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। जैसे हमने पढ़ा था, इससे पहले भी पढ़ा है, कौन सा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन को भी हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जैसे हमने पढ़ा था, रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। इक्वेशन ये हो गई 6CO2 प्लस 12H2O प्लस, तो उसके रिजल्ट में C6H12O6 बना, प्लस 6O2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मस्ट बी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें वाटर इज ऑक्सीडाइज, यानी इसमें वाटर के इलेक्ट्रॉन लूज होंगे एंड हाइड्रोजन लूज होंगे। तो थोड़ी देर पहले आपने जो इक्वेशन देखी, वाटर के जैसे इलेक्ट्रॉन और जैसे हाइड्रोजन आयंस जो लूज हुए। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी तो यानी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन, तो उसे हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस। यानी वाटर की ऑक्सीडेशन हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है रिडक्शन हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू ग्लूकोज, सिंपल वर्ड में ऐसे भी जैसे कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये आप दो रिडॉक्स रिएक्शन के हवाले से पढ़ेंगे। जैसे आपने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई थी, आपको याद है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो देन जो है हाई एनर्जी कंटेंट जैसे एटीपी मॉलिक्यूल जो बनते हैं, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जैसे हमने पढ़ा था, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगा कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू
रिड्यूस टू किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो इस तरह से ये दो जैसे छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करेंगे, यानी किन की ऑक्सीडेशन होती है और किन की रिडक्शन होती है। तो मोर ओवर जैसे ऐसी इक्वेशन है उसके जरिए भी आपको आसानी होती है। जैसे दोबारा से हम देखते हैं कि ये जो रिएक्टेंट है, जैसे ये रिएक्टेंट दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो इसमें प्रोडक्ट है, ये कहाँ से बना है, रिएक्टेंट जो है 6CO2, तो C6, तो ये C6H12 और 6 है ग्लूकोज है, तो ये सी इसके जो C6 है ये कहाँ से आएंगे, यकीनन जो है ये C6 जो आएंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड से। H12 ये कहाँ से आएंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल से आएंगे। O6, इसकी O6 ये कहाँ से आएंगे, ये यकीनन जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड से आएंगे। अब हम आते हैं जैसे ऑक्सीजन कैसे बनती है, आपको पता है ऑक्सीजन जो वाटर के स्प्लिट होने से बनती है, तो यहाँ से आ गई। इस रिएक्शन के अंदर जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट में भी बनता है, तो 6H2O, तो H2O, H जो आयंस है जैसे ये कहाँ से आएंगे, मीन्स यकीनन जैसे वाटर मॉलिक्यूल से, और O जो है, O पार्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा। जैसे आप ऐसे ना समझे कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनेगी, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो O पार्ट है वो वाटर का हिस्सा बन जाता है, और ये वाटर का O पार्ट है, इसी में से जो ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, इसी तरह से ये इक्वेशन हो गई। अब हम आते हैं टॉपिक्स की तरफ, हमारे जो टॉपिक्स है एनटीपी के हवाले से उनकी तरफ आते हैं। अब हम स्टार्ट लेते हैं ओवरऑल टॉपिक्स में कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कौन सा प्रोसेस है। एनटीपी में 77 पेज पे आप आएंगे। फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन है, केमिकली फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड जो इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज। जैसे हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू इनटू ग्लूकोज, ये रिड्यूस फॉर्म ऑफ द कार्बन है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और ये रिड्यूस फॉर्म, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। वाटर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर का ओवरऑल क्या हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड एज एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल जैसे CO2 एंड H2O जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल है, और इसमें हाई एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी रिच जो मॉलिक्यूल होगा ग्लूकोज होगा। क्यों एनर्जी रिच है, जैसे कल हमने पढ़ा था सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिच ग्लूकोज की, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसी वजह से हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल जो है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो एनर्जी पुअर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसके रिजल्ट में हाई और रिच एनर्जी मॉलिक्यूल बनेगा, जिससे हम कहेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक्स्ट्रा एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन सी हैं, क्लोरोफिल है, ये कैरोटिनॉइड्स हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। यकीनन जैसे ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे पिगमेंट लफ्ज की मीनिंग ही यही होती है कि द मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब लाइट, ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइट को एब्जॉर्ब करें तो उसे हम कहते हैं पिगमेंट कहते हैं। ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी समराइज्ड, जो हमने पहले से इसकी समराइजेशन जैसे या समरी हमने जैसे पहले ही पढ़ी है। अब हम आते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। लाइट का क्या रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, या वाटर का क्या रोल होगा, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रोल ऑफ लाइट है, एनटीबी में 77 पेज पे ही जैसे रोल ऑफ लाइट है। जैसे आपको पता है लाइट जो एक एनर्जी है, ट्रैवल करती है पैकेट्स और फोटॉन, और एक लाइट की जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक स्पेक्ट्रम है जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ है, जिसमें आप जैसे नोट करेंगे तो विजिबल लाइट का जो पोर्शन है जिसकी जो वेवलेंथ है वो 400 से लेकर नैनोमीटर से लेकर तकरीबन 700 नैनोमीटर तक है। डिफरेंट बुक में थोड़ा बहुत इसकी जो फिगर आगे पीछे दी गई है, जनरली जैसे 400 टू 700 नैनोमीटर स्पेक्ट्रम पे भी आते हैं। हमारे एनटीवी में इनकी स्पेक्ट्रम की जो है डायग्राम भी मौजूद है, उसमें भी देखेंगे। तो यानी ये जो लाइट जो एनर्जी होती है जो पैकेट्स में ट्रैवल करती है जिससे फोटान कहते हैं, और हर एक फोटान की जैसे एक स्पेसिफिक एक खास मखसूस किस्म की एक वेवलेंथ होती है। पिगमेंट भी इसी तरह से, जैसे फोटान की वेवलेंथ है तो पिगमेंट भी ऐसी स्पेसिफिक होती है। हर एक पिगमेंट जो लाइट एब्जॉर्ब करेगी वो अलग अलग होगी। क्लोरोफिल की अलग वेवलेंथ है, ए की, बी की अलग है, कैरोटिनॉइड की अलग है। तो हर एक पिगमेंट की अलग अलग सेपरेट वेवलेंथ है, जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव किया है कि ये जो पिगमेंट है इतनी वेवलेंथ, ये पिगमेंट इतनी वेवलेंथ, सब कुछ प्रूवन है। अब हम कहेंगे कैसे हुआ है, तो अब कैसे हुआ है तो हम ये नहीं कर सकते, ना ही आपको ये बता सकते। ये सारे साइंटिफिक रिसर्च में सारी चीजें प्रूवन है। अब हम सिर्फ याद करेंगे कि यानी
क्लोरोफिल ए जो है वो उसकी क्या वेवलेंथ उसको जो है एब्जॉर्ब करते हैं, सो एंड सो। इसी तरह से सनलाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। द फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फुल रेंज इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जस्ट ओनली जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट है उसमें 7 कलर्स जो है वो हम देखेंगे। और विजिबल लाइट में जैसे VIBGYOR कलर होते हैं। और उसके बाद जैसे इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, और यहाँ इससे पहले अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन है, और उसके बाद एक्सरेज, गामा रेज वगैरह, ये सारा स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे रेडियो वेव, सो जस्ट हमारा काम होता है कि ये विजिबल लाइट है जिसमें 7 कलर्स हैं, ये इनका ही रोल होता है जैसे फोटोसिंथेसिस के हवाले से। विजिबल लाइट ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम बिटवीन 380 एंड 750 नैनोमीटर। तो जैसे ये हमारे एनटीबी की डायग्राम है, बट एनटीबी की फिगर है, ओवरऑल काफी सारे बुक्स होते हैं 400 to 700 नैनोमीटर के बारे में होते हैं। 400 to 700 which is not only seen by naked eyes but also it's effective for प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के जरिए विजिबल लाइट का रोल है, अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन का नहीं, और इंफ्रारेड रेडिएशन का नहीं, किसी का नहीं, एक्सरे ना गामा रेज, ओनली एंड ओनली विजिबल लाइट का पोर्शन जो 7 कलर है लोअर क्लासेस में जैसे पढ़ी होंगी, VIBGYOR, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। The effectiveness of a particular wavelength of light for the process of photosynthesis primarily depends upon its absorption in a plant body। तो यानी लाइट तो है जैसे सनलाइट से आ रही है, बट कितनी लाइट वो एब्जॉर्ब हो रही है प्लांट की कौन से पार्ट में, किस वेवलेंथ की, ये सबसे पहले जरूरी है ना। जैसे आपको पता है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यही सोलर एनर्जी या सनलाइट इसके जो फोटोन होंगे हिट करेंगे, जैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसको जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, देन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन के बाद इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, जिसकी वजह से NADPH एंड ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इसे हम कहेंगे सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए जैसे सनलाइट की जरूरत पड़ती है। यही रीजन है कि जैसे हम कहेंगे कि ATP और NADPH लाइट रिएक्शन के दौरान जो बनेंगे वो डार्क रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए यूज होंगे। ऐसे नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी है और केल्विन साइकिल ड्राइव हो, नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, ATP और NADPH चाहिए। और ये एनर्जी कब बनेगी, ये एनर्जी सनलाइट की वजह से बनती है। जैसे सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाली जो पिगमेंट्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, NADPH बनेगा, ATP बनेगा। NADPH और ATP बनना कितना जरूरी है कि डार्क रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए जरूरी है। और ये कब बनेंगे, ये बनेंगे लाइट रिएक्शन के दौरान। तो इस वजह से यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस होती है लाइट की। लाइट के बगैर, सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता है। ये सोलर एनर्जी और सनलाइट इनका काम है, जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से, प्लस आपने ये भी पढ़ा होगा कि जैसे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का भी जिक्र होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने में इनका रोल है। तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऑक्सीजन बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो बनेंगे वो जाहिर है री रिड्यूस करने में, जैसे आपने पढ़ा होगा और आगे पढ़ेंगे, तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसका, सनलाइट का। तो इफेक्टिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन एब्जॉर्प्शन इन प्लांट बॉडी। As different wavelengths, yani colors of visible light are differently absorbed by the various photosynthetic pigments. Therefore, each wavelength has its own effectiveness for the process of photosynthesis. जिससे ब्लू कलर की जैसे लाइट को एब्जॉर्ब करने उनकी अलग वेवलेंथ है, सबकी अलग अलग वेवलेंथ है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा VIBGYOR, तो हर एक की जैसे अलग अलग वेवलेंथ है और पिगमेंट भी अलग अलग होगी जो इसको एब्जॉर्ब करेगी। If a plant is illuminated in different colors of light by one, the rate of photosynthesis measured and data obtained in this way is plotted in a graph. You will see the rate of photosynthesis will be variable in different colors of light. जैसे साइंटिफिक कम्युनिटी जो रिसर्च करते हैं हर एक वेवलेंथ, जैसे वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सबको जैसे अलग अलग करके जैसे प्लांट को जैसे हिट कराए गए और देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा गया,
तो ये सारी चीजें प्रूवन है कि यानी हर एक कलर की जो लाइट होती है उसका अलग एक स्पेक्ट्रम है, उसकी अलग एक वेवलेंथ है, और वो जो उनका इम्पैक्ट जो ग्रीन प्लांट्स पे होगा वो भी उन्होंने चेक किया हुआ, उसकी अकॉर्डिंगली अब जैसे एक नेक्स्ट जो ग्राफ बनाया है उस ग्राफ के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस्ड है, जैसे हमारे एनटीपी में बात बताइए ग्राफ के अंदर है। तो सच ऐसे ग्राफ होंगे यकीनन। तो आप जैसे देखें वायोलेट कलर जो है, वायोलेट वायोलेट कलर उसमें जो है एब्जॉर्प्शन का जो स्पेक्ट्रम जो है उसमें लाइट एनर्जी का ज्यादा है जिस तरह से, और वायोलेट के बाद जैसे ब्लू है या एक ग्रीन एंड कुछ वायोलेट कलर की जो है कैरोटिनॉइड पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, और ये रेड कलर की ऑरेंज रेड कलर आखिर में जो 700 नैनोमीटर तक ये डिफरेंट वेव लेंथ की जो है विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है जिसमें दिखाया गया है कि ये ब्लू कलर की जो है स्पेक्ट्रम ये ज्यादा है। तो उसके बाद जैसे रेड है देन अदर है। So such a graph shows that effectiveness of different wavelength of light for the process of photosynthesis is called a spectrum. Analysis of a action spectrum indicates that blue light जो जिसमें 430 नैनोमीटर वेवलेंथ है of light are the most effective for the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा जो इफेक्टिवनेस है वो इस ब्लू कलर की जिसकी वेवलेंथ है 430। बाकी की वेवलेंथ जैसे ज्यादा हो जाती है तो आपको पता है जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उनमें एनर्जी कम होगी। तो यानी ये ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है जो तकरीबन जैसे 430 नैनोमीटर जैसे बताया गया है, किन बुक्स में जैसे 400 लिखा हुआ है, तो यानी ये इसमें ज्यादा इफेक्टिवनेस है क्योंकि ये सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ग्राफ के जरिए ये बताया गया है ग्राफ रोल ऑफ लाइट। और रोल ऑफ लाइट क्या है जैसे हमने पढ़ा, रोल ऑफ लाइट का यही जैसे मेन फोकस हमने जैसे पढ़ा है नोट के एटीपी और एनएडीपीएच बनना। तो जैसे आप देखेंगे एटीपी और एनएडीपीएच जैसे लाइट एनर्जी है, और उसमें फोटोफॉस्फोरिलेशन के जरिए भी जैसे एटीपी बनते हैं, एनएडीपीएच के जरिए भी एटीपी बनते हैं, और ये एटीपी केल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए यूज होंगे, और देन ये वापस एडीपी प्लस पी एनएडीपी प्लस एच, और इस तरह से जो है ये अमल होता रहेगा और जो है एनर्जी बनती रहेगी। लाइट का मेन रोल है कि यानी इसमें एक एनर्जी जैसे बने ताकि केल्विन साइकिल ड्राइव हो सके। प्लस में लाइट की वजह से जैसे आपको पता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग भी होती है, और देन ऑक्सीजन भी इसी लाइट रिएक्शन के दौरान बनता है। बहरहाल डायरेक्ट रोल जैसे हम कहेंगे लाइट एनर्जी इज नेसेसरी किस मकसद के लिए, फॉर एटीपी और एनएडीपीएच बनाने के लिए होती है ताकि ये एटीपी और एनएडीपीएच केल्विन साइकिल को ड्राइव कर सके, यही जो मेन रोल है। तो ये ऐसा ही डायग्राम आपके पास एनटीबी में मौजूद है जिसमें आप जैसे देखेंगे ये छोटा सा स्पेक्ट्रम का पोर्शन है जिसे कहते हैं विजिबल लाइट। इसको इनलार्ज किया गया है विजिबल लाइट में, जो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की डिफरेंट वेवलेंथ की डिफरेंट कलर्स हैं, जैसे वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड ऑरेंज के बाद फाइनली जो है रेड कलर की वेवलेंथ ये 700 नैनोमीटर। इससे पहले अल्ट्रावायोलेट है, इसके बाद जो विजिबल लाइट की इंफ्रारेड है। अल्ट्रावायोलेट से पहले एक्सरेज है, और देन यहाँ पे जैसे गामा रेज है। यहाँ पे जो है शार्टर वेवलेंथ होती है, शार्टर वेवलेंथ होती है, और जितनी जो है आगे बड़ी वेवलेंथ होती जाएगी तो मीन्स उसमें कम एनर्जी होती है। तो गामा रेज या एक्सरेज में जो है फिजिक्स के अंदर यकीनन पढ़ा होगा, तो हम ज्यादा जो है इस पर बात नहीं करते हैं फिलहाल, फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ लेंगे। बट यहाँ पे एक और इलस्ट्रेशन है, जो लाइट ट्रेवल्स इनटू फोटॉन पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन। तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को हिट कर रहे हैं, देन एक स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, देन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद यही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एनएडीपीएच बनेगा और एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये रोल है, किसका रोल है, ये है लाइट का रोल है। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है दैट इज प्लेड बाय द लाइट। लाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जैसे हम कहेंगे मुश्किल है, नहीं होगा। इसी तरह से नंबर 2 इज द वाटर। आपको पता है कि वाटर H2O जैसे इक्वेशन में जैसे सबसे पहले जैसे हमने इक्वेशन ही पढ़ी थी, उसके अंदर आपने जैसे देखा वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है H2O। तो उसमें जैसे स्प्लिट होने के बाद क्या होता है, स्प्लिट होने के बाद ये होता है वो जो पार्ट है उसमें ऑक्सीजन बनता है। इसी तरह से वाटर को हमने ये भी पढ़ा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे है। वाटर इन फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस है। हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर इन द फोटोसिंथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है
क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं ना, रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, प्रोटॉन, इनका ही रोल है। जैसे आपको पता है, जैसे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है। तो इसी तरह से हमने भी पढ़ा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू ग्लूकोज, तो यकीनन उसमें जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। रिप्लेसेस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय P680। P680 कौन सा है, जिससे हम कहेंगे PS2। PS2 के अंदर जो पिगमेंट मॉलिक्यूल या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा, उसकी जो एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम होगा 680 नैनोमीटर होता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं P680। जिन्होंने पढ़ा है तो उनको पता होगा PS2 जो है P680 है। सबसे पहले जैसे उसमें जैसे सनलाइट फोटोन हिट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, देन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होता है। ड्यूरिंग बहुत सारी चीजें आएंगी वन बाय वन, तो पहले थोड़ा सा ये रोल देख लें वाटर का, और फिर हम प्रोसेस की तरफ आएंगे। टू प्रोटोरैंक्स आर टेकन बाय NADP टू NADPH। अगर स्टूडेंट को याद है, जैसे ये एक डायग्राम है, जैसे ये थाइलेक्वाइड की डायग्राम है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी मौजूद है। सनलाइट जैसे हिट करती है तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसी तरह से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देन PS1 के बाद FD, और NADP इज रिड्यूस टू NADPH। NADPH मॉलिक्यूल तक ये इलेक्ट्रॉन देन फ्लो करेंगे। तो ये सारा अमल जैसे थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में हो रहा है, लाइट रिएक्शन के दौरान ही, जैसे लाइट रिएक्शन के दौरान ही उस बात हो रही है कि यानी सोलर एनर्जी का भी यही इस रिएक्शन में रोल है। प्लस में आप जैसे देखें वाटर का भी रोल है, क्योंकि जैसे यहाँ से जो इलस्ट्रेशन आपके पास यकीनन थोड़ी सी मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, यहाँ पे जो है ये जैसे आप कहें कि केमिस्ट्री के अंदर जैसे एक होल बने हुए मॉलिक्यूल, अब इसकी जो वाटर की जो स्प्लिटिंग होगी, तो उसकी वजह से जैसे इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होंगे, इसको री रिड्यूस करेंगे इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को। उसके लिए ये इलेक्ट्रॉन कौन देगा, उसके लिए इलेक्ट्रॉन देगा वाटर मॉलिक्यूल। तो द रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस फर्स्ट व्हेन नील ने इसको आइडेंटिफाई किया था, ही हाइपोथेसाइज्ड दैट प्लांट्स स्प्लिट वाटर एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ से जैसे वाटर की स्प्लिटिंग हुई है, और ये प्रोटॉन भी बनते हैं और ऑक्सीजन भी बनता है। तो ये सब जो है इस थाइलेक्वाइड के ल्यूमन के अंदर होता है। तो ये रोल जो है वैन नील ने 1930 के अंदर जैसे आइडेंटिफाई किया था। छोटी सी बातें, डिटेल आगे अभी तक आगे मौजूद है, ये तो जस्ट अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। ऑब्जर्वेशन वाज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया दैट मेक कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड बट डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। तो बैक्टीरियल जैसे फोटोसिंथेसिस है, आपको पता है उसमें यकीनन आपने पढ़ा होगा सल्फर रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। उसमें रिड्यूसिंग एजेंट होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है वाटर है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो सल्फर गैस रिलीज होती है एज अ बाई प्रोडक्ट, प्लांट के अंदर जो क्या कौन सी गैस रिलीज होती है, दैट इज द ऑक्सीजन। तो इसी तरह से जो इसका एक्सपेरिमेंट है वो हमारे NTB में शामिल है। वो नील ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, इलस्ट्रेशन भी मौजूद है कि रोल ऑफ वाटर को देखने के। नील्स हाइपोथेसिस वाज कंफर्म्ड इन 1940 व्हेन द फॉर द फर्स्ट टाइम एक जैसे आइसोटोप्स होते हैं रेडियोएक्टिव O18 आइसोटोप इन द बायोलॉजिकल रिसर्च वाज यूज्ड। जैसे हमने DNA के बारे में पढ़ा था, P32S35 आइसोटोप्स आपको यकीनन याद है, याद नहीं है आपने मेमोरी वो छोड़ दिए, स्पेस हार्ड डिस्क के अंदर जैसे बनाते हैं ना, उसमें यूजफुल मेमोरी आ जाए। तो अब क्योंकि वो टेस्ट में शामिल नहीं है, तो इसी तरह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का मकसद यही होता है चेक करने के लिए कि ये मॉलिक्यूल आगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सो इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाटर वाज मेड O80, the water tagged O80 was added to an alga suspension. Oxygen evolved during the photosynthesis was found to be radioactive. It was separated and identified. इलस्ट्रेशन भी है, डायग्राम है। तो ये साइंटिफिक कम्युनिटी जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करती है, तो जैसे देखें कि फोटोसिंथेसिस में किस तरह से उन्होंने जैसे एक रिसर्च की, कार्बन डाइऑक्साइड यकीनन रखा, रॉ मटेरियल है, बट वाटर मॉलिक्यूल था, उसमें जो O पार्ट था उसमें रेडियो जैसे आइसोटोप था, ऑक्सीजन 18 रखा, हेवी वाटर बन गया। उसके बाद जैसे यकीनन फोटोसिंथेसिस का अमल हुआ, ग्लूकोज भी बने, वाटर भी बनी, बट इसमें जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, तो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई तो चेक किया गया कि इसमें O18 पार्ट मौजूद है। तो यानी इससे ये बात साबित हुई कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये ऑक्सीजन वाटर से आती है।
कार्बन डाइऑक्साइड वाले O पार्ट से नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे भी O2 है, बट वाटर का जो O2 था उसको रेडियो एक्टिव लेबल किया गया था 18 से, ऑक्सीजन 18, तो यानी ऑक्सीजन जो रिलीज हुई थी वो उसमें O18 शामिल था। इससे ये पता चलता है कि यानी जो ऑक्सीजन रिलीज होती है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इसी तरह से कार्बन अनदर एक्सपेरिमेंट में आएंगे। ठीक है, ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो इसने परफॉर्म किया था। अब जिससे पता चला कि ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर के स्प्लिट होने से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। इसी तरह से जो इन अनदर एक्सपेरिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड वाज टैग्ड विद O18, जो CO2 थी ना, तो उसमें भी O पार्ट है ना, उसके साथ भी जैसे लेबल किया गया O18 was added. The oxygen evolved contain none of the isotope, thus the source of evolved oxygen was proved to be water. In the following summary, अब हम समरी की तरफ आते हैं। इलस्ट्रेशन देखेंगे तो आपको ये पूरी बातें याद हो जाएंगी। जैसे आप देखें वाटर में जब O18 रेडियो एक्टिव लेबल किया गया था, वो O18 रेडियो एक्टिव लेबल किया गया था, तो आप देखें ऑक्सीजन इवॉल्व हुई तो उसमें O18 पार्ट पड़ा था, ऑक्सीजन इवॉल्व हुई तो O18 पार्ट पड़ा था। इसी तरह से जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के जो O18 पार्ट है, उस O पार्ट है, उसमें जैसे रेडियो एक्टिव लेबल किया, रेडियो एक्टिव लेबल किया, बट इसकी ऑक्सीजन जब देखी गई, ऑक्सीजन देखी गई तो उसमें O18 है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड का O पार्ट है ये कहाँ जाता है, ये यानी कार्बन डाइऑक्साइड का O पार्ट ये ग्लूकोज बनाने में यूज होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव लेबल करने के बाद हम किसी भी जैसे उस एलिमेंट को ट्रेस कर सकते हैं। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला O2 जो था वो ऑक्सीजन में ये नहीं आया। जब ये वो पार्ट जो था वो 18 रेडियो एक्टिव लेबल किया गया तो इसमें ऑक्सीजन बनी, तो इससे ये साबित हुआ कि वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से ऑक्सीजन बनती है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का वो पार्ट है वो ग्लूकोज का पार्ट बनाएगा, ना कि जो जैसे ये इस ऑक्सीजन का पार्ट बनाएगा। इससे ये बात साबित हुई, जैसे वैन नील 1930 में जो बात हो रही थी थोड़ी देर पहले हमने जैसे नोट किया था कि वैन इसका रोल वाटर का रोल पढ़ रहे थे, role of water in photosynthesis was first reported by Van Niel in 1930. He hypothesized that the plants split water as a source of hydrogen, releasing oxygen as a byproduct. यानी जो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट निकलती है वो इसी वाटर की स्प्लिटिंग से होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। ठीक है, तो इसकी जो हमने जो जैसे दो एक्सपेरिमेंट पढ़े ये भी हमारे एनटीबी में मौजूद हैं। एनटीबी में ये दोनों जैसे इक्वेशन एक्सपेरिमेंट वगैरह मौजूद हैं 80 नंबर पेज पे। यकीनन तो इसमें एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है, उससे आप समझ सकते हैं, उससे याद कर सकते हैं, जस्ट एक्सपेरिमेंट है जस्ट। और आपने क्या अंदाजा लगाया कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है? वाटर की एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है, जिसकी वजह से वाटर में जैसे प्रोटॉन भी डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है वाटर, जैसे हम पढ़ेंगे फोटोलाइसिस वाटर में, तो और प्लस में ऑक्सीजन भी यहाँ से एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन जो है वाटर से रिलीज होती है। तो ये 3 पार्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे जिन्होंने पढ़ी होगी, अगर प्रोटॉन जैसे डोनेट कर स्प्लिटिंग से प्रोटॉन बनते हैं तो ल्यूमन के अंदर जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ाने में काम आएंगे, और यही प्रोटॉन देन जो है पास होंगे एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के जरिए, तो एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन री रिड्यूस करेंगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को, क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे जब सनलाइट हिट की थी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। नंबर 3, वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है? वाटर की ही स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन बनती है। तो ये सारी इलस्ट्रेशन जैसे आपको पता है, आपने जैसे ये थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन यकीनन जैसे आपने पढ़ी होगी, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन लाइट रिएक्शन के दौरान, जैसे ये लाइट रिएक्शन है और लाइट रिएक्शन के दौरान जैसे ये PS2 है और PS2 के साथ एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, और इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है। वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी बनते हैं, प्रोटॉन भी बनते हैं और ऑक्सीजन बनता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन यकीनन जो री रिड्यूस करेंगे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को। और इसी तरह से जो प्रोटॉन कहाँ जाएंगे? प्रोटॉन जाएंगे यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद एक एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स होगा। एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स में यकीनन जैसे ये 3 प्रोटॉन पास होंगे तो एक एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा, 3 प्रोटॉन पास होंगे तो एक एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये किस में काम आएंगे? एडीपी प्लस पी, एडीपी
प्लस पी यानी एटीपी मॉलिक्यूल बनाने में भी इसका रोल होगा, वाटर का ही आगे रोल जितना होगा। इसी तरह से आप जैसे देखें ऑक्सीजन तो बनती बनती है, इलेक्ट्रॉन भी हुए, प्रोटॉन भी हुए, तो ये यानी इंपॉर्टेंस या रोल होता है ये वाटर मॉलिक्यूल का। अगर वाटर मॉलिक्यूल ना होता तो मीन्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी डिफिकल्ट है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि जैसे आज जैसे इंट्रोडक्शन में हमने टाइम ज्यादा दिया है ताकि कल की जो टॉपिक्स हैं वो आसानी से आप समझ सकें। जैसे यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लाइट की वजह से इजेक्ट होते, देन यहाँ पे जैसे आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और देन NADP इज रिड्यूस टू NADPH। ये ऐसी इक्वेशन जैसे आपके पास मौजूद है, इलस्ट्रेशन भी मौजूद है। तो ये रोल होता है वाटर मॉलिक्यूल का होता है। ये थाइलेक्वाइड की एक सिंगल मेम्ब्रेन है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और इसके ल्यूमन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ऑक्सीजन भी है, प्रोटॉन बनेंगे, और प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो एटीपी मॉलिक्यूल भी बनेंगे, तो एटीपी मॉलिक्यूल भी बनेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये इलस्ट्रेशन है, एक इलस्ट्रेशन है जैसे सनलाइट है, PS2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा। प्रोटॉन है, ऑक्सीजन है, प्रोटॉन चले जाएंगे एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के जरिए, प्रोटॉन पंप, और देन एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इजेक्ट हुए थे उनको री रिड्यूस करने में इनका रोल होगा। ये थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है, ये थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो PS2 से PS1 की तरफ आएंगे, जो हम कल इनको डिटेल डिस्कशन का टाइम मिलेगा, आज से नहीं है टाइम, आज तक ये हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो यानी हमने कौन सी चीजें पढ़ी, लाइट के रोल के बारे में पढ़ा, वाटर के रोल के बारे में भी पढ़ा, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि रॉ मटेरियल है, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू ग्लूकोज जैसे हम पढ़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट से ही ग्लूकोज बनता है। तो हमारे NTB के अंदर और PMC के सिलेबस के अंदर जैसे एक हेडिंग है, आप यकीनन सोचेंगे कि ये कौन सी हेडिंग है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, वो फैक्टर है लाइट इंटेंसिटी, वो फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, वो फैक्टर है टेम्परेचर है। तो ये जो फैक्टर्स हैं जिन्हें जो मींस फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग से तो इनकी हेडिंग है जैसे हमारे NTB वगैरह में नहीं है। जैसे आप अगर आप लाइट इंटेंसिटी की बात करें तो रोल ऑफ लाइट है, यानी लाइट की क्या जो रोल है या फंक्शन है फोटोसिंथेसिस में, वो भी फैक्टर है किस तरह से इफेक्ट करता है। तो आपको पता है विदाउट लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू ग्लूकोज, उसके बगैर जो है फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती है। इसी तरह से टेम्परेचर है। तो हम इनको वन बाय वन आज इसे डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी पॉइंट्स हैं, और इनका जो क्वेश्चन होगा वो ग्राफिकल फॉर्म में होगा। तो लाइट इंटेंसिटी, विदाउट इनफ लाइट a plant cannot photosynthesize very quickly even there is plenty of water and carbon dioxide। अगर वाटर भी पड़ा है, रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड भी पड़ी है, बट लाइट अगर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, अगर लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इंक्रीजिंग द लाइट इंटेंसिटी विल बूस्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे लाइट को आप बढ़ाते जाएंगे, लाइट देते जाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। जैसे अगर यानी एक ऐसा मीडियम जहाँ पे शुरू में जैसे लाइट नहीं है, बट आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे लाइट देंगे एक्सपेरिमेंटली, तो आप यकीनन देखते जाएंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में विदाउट जैसे लाइट जो है जैसे ये फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा, बट जैसे आप लाइट बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा। जैसे ये ग्राफ की सूरत में इस तरह से लाइट इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस जो है लाइट इंटेंसिटी है, वाई एक्सिस जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। जैसे आपने पढ़े हैं किस हवाले से, एंजाइम के एक्शन के हवाले से, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, लाइट इंटेंसिटी। अगर लाइट इंटेंसिटी नहीं है फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जैसे लाइट इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस ये बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ की सूरत में ये क्वेश्चन आते हैं। रेट एक जैसे वर्टिकल लाइन या वाई एक्सिस है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्स एक्सिस है जो लाइट इंटेंसिटी। जितनी लाइट इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन है या फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा। ये इस तरह से ग्राफिकल जो है फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। दोबारा देखें, विदाउट इनफ लाइट ए प्लांट कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज वेरी क्विकली इवन देयर इज, जो उनका रॉ मटेरियल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भले हो, बट
लाइट अगर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इंक्रीजिंग द लाइट, जैसे आप लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता जाएगा। तो इसको इस ग्राफिकल फॉर्म के जरिए भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए तो आप यकीनन इस पैटर्न को आप नोट करेंगे, वरना अदरवाइज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अलग से हेडिंग नहीं है। इसी तरह से आप नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का रोल भी सेम सिमिलर है। इवन इफ देयर इज प्लेंटी ऑफ लाइट, लाइट भी पड़ी रहे और वाटर भी पड़ा रहे, बट फोटोसिंथेसिस नहीं होगी अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना हो। प्लांट के नॉट फोटोसिंथेसिस इवन देयर इनसफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इनसफिशिएंट है या कम है या लेस है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जैसे ये ग्राफिकल फॉर्म है, उसमें एक्स एक्सिस में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, वाई एक्सिस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये सेम वही लाइन थी जैसे कर्व थी, जैसे हमने लाइट के बारे में पढ़ा, जैसे लाइट आप देते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन है या फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वही सेम पॉइंट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से कार्बन सोर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा? C6H12O6 यानी शुगर ग्लूकोज है। the synthesis of their organic compound. Carbon dioxide utilized in the dark reaction and it contains about 0.3 to 0.4% of carbon dioxide, यानी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका थोड़ा परसेंटेज है कितना ग्रीन प्लांट इसको यूज करते हैं। सो टोकन लैंड प्लांट्स यूज दिस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर व्हिच आर यूज्ड बाय एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एज अ कार्बन सोर्स। ग्राफ को हमें देखना है रेट ऑफ जैसे रिएक्शन के हवाले से, तो ये ग्राफ आप ऐसे पढ़ेंगे या नोट करेंगे, जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना ही तेज होता जाएगा। तीसरा और आखिरी फैक्टर है आज के दिन के हवाले से, बस आखिरी फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर होता है इफ इट गेट्स टू कोल्ड, जब बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज। प्लांट्स कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज इट टू गेट टू हॉट। प्लांट्स कैन नॉट यानी जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तब भी मींस फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और बहुत ज्यादा ठंड होगी तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। वाई, इसका आप जवाब दे सकते हैं? थोड़ा टाइप करें एक सिंगल वर्ड की सूरत में, सिंगल वर्ड की सूरत में। यासिन साहब, मुजीबर रहमान साहब, सिंगल वर्ड क्या है? हाँ, बिकॉज ऑफ एंजाइम। एग्जैक्टली, ये जो केल्विन साइकिल है एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, टेम्परेचर उनका स्पेसिफिक होता है। बहुत ही अगर ठंड होगी तब भी एंजाइम जैसे आपको पता है इनएक्टिव हो जाते हैं, और उसको दोबारा से ऑप्टिमम टेम्परेचर पहुंचाने तक मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं ना, वो देना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आपको पता है कि एंजाइम की जो शेप जो है डी नेचर हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। वही सेम बात है, ठीक है। तो जैसे बहुत ही अगर ठंड ज्यादा होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा, इसी तरह से बहुत ही ज्यादा हॉट वेदर होगी तब भी फोटोसिंथेसिस जो है कम होगी। बस आखिरी हेडिंग है, जैसे ये देखें, ये अगर हम कहें कि यहाँ पे जो है जैसे ठंड ठंड है तो रिएक्शन कम है, और इसी तरह से अगर ये टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम रिएक्शन है। उसके बाद अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे, उसके बाद अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे, जैसे ये टेम्परेचर की लाइन है, एक से ज्यादा बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा, ठीक है। ये सेम इसी तरह से हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा था। कल हम इसकी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अब आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। सी यू बाय।